नमस्कार। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आईटीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक वेल्डर को जानना चाहिए, है ना। शब्दकोश के बारे में जिसको कहा जाता है कि एक वेल्डर जो डेली लाइफ में एक वर्ड यूज़ करते रहता है, ठीक है। एक आईटीआई जब कोई वेल्डर कर रहा होता है तो उसको 1 साल तक वो वर्ड हमेशा उसको थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, वर्कशॉप में वो चीज़ सुनने को मिलता है, ठीक है। तो वो सब जो क्या-क्या जो शब्द होते हैं, क्या-क्या जो वर्ड होते हैं जो डेली डेली लाइफ में यूज़ करना होता है एक वेल्डर को, सुनते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सा वर्ड जो रिपीट होते रहता है, ठीक है, जिसको शब्दकोश के नाम से जानते हैं। तो वही आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग का है कि वेल्डिंग टर्म्स एंड उसकी परिभाषा, है ना। मतलब वेल्डिंग में क्या-क्या टर्म्स जो यूज करते हैं और उसका डेफिनेशन, उस टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर कि वेल्डिंग का जो हम लोग पहले देखेंगे कि शब्दावली, है ना। वेल्डिंग का हम लोग शब्दावली देखने वाले हैं कि कौन-कौन सा शब्द का मतलब क्या-क्या होता है वेल्डिंग में, है ना। तो स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बट वेल्ड, है ना। बट वेल्ड, बट वेल्ड क्या होता है देखेंगे थोड़ा सा। दो धातु के टुकड़ों को 180 डिग्री में बराबर पर आमने सामने रख कर जोड़ते हैं, है ना। ये कहने का मतलब ये जोड़, वेल्ड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेल्डिंग का जॉइंट के बारे में, है ना। वेल्ड समझने से पहले आपको समझना पड़ना वेल्डिंग का जॉइंट के बारे में, जो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? एक होता है बट जॉइंट, एक होता है लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट, ठीक है। 5 टाइप के जॉइंट होते हैं। अब ये 5 टाइप का जॉइंट को 2 कैटेगरी में वेल्ड को रखा गया, ठीक है। एक होता है बट वेल्ड, एक होता है फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी बट वेल्ड के बारे में। बट वेल्ड में क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री में, है ना, 180 डिग्री में ये जो है, ये जो 2 प्लेट है वो 180 डिग्री में आपस में रखा हुआ है। ये 1 नंबर ये प्लेट है, 2 नंबर ये प्लेट है, तो दोनों कैसे हैं 180 डिग्री में रखे हुए हैं, आपस में 180 डिग्री में रखे होते हैं और उसको हम लोग जोड़ते हैं ना। इसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं। वेल्डिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग उसको आपस में जोड़ देते हैं 180 डिग्री में, तो उसको क्या बोल रहा है? बट वेल्ड बोला जा रहा है, ठीक है। इस जोड़ को बट वेल्ड कहते हैं, ठीक है। इस जोड़ को बट वेल्ड कहते हैं। बट वेल्ड किसको बोलते हैं? जो 2 प्लेट को आपस में 180 डिग्री में एक ही सरफेस के ऊपर रखा जाता है आमने सामने, उसको बट वेल्ड कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर। अब दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर पे कि बोल रहा है फिलेट वेल्ड, है ना। फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। 2 धातु के टुकड़े को कि 90 डिग्री में बराबर एक प्लेट को दूसरे धातु के ऊपर समतल अवस्था में जोड़ते हैं, है ना। बट वेल्ड में क्या था, एक दूसरे के आसपास में हम लोग रख रहे थे, है ना, एक दूसरे के सामने सामने में रखते हैं। लेकिन फिलेट वेल्ड में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री में था, यहाँ पे 90 डिग्री में। तो अब इससे पहले हम लोग जॉइंट देखेंगे, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेट ये है 1 नंबर, एक प्लेट ये है, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर प्लेट, है ना। ये एक प्लेट, एक इधर का, ये रहा 2 प्लेट। तो हमेशा 2 चीज़ को ज्वाइंट करते हैं, पहला प्लेट को दूसरा प्लेट से, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर जो प्लेट है, दूसरा नंबर जो प्लेट है, तो दोनों के बीच में जो यहाँ पे जो जब वेल्डिंग हो रहा है तो वहाँ पे डिग्री बन रहा है, ठीक है। इस जगह पे जब वेल्डिंग हुआ है तो एक के ऊपर जो प्लेट रखा हुआ है लैप जॉइंट में, तो यहाँ पे इस टाइप का एंगल बन रहा है ना, इस टाइप का डिग्री बन रहा है, इस टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री में डिग्री बनता है। इस जगह पे भी देख सकते हैं आप लोग, हम लोग इस जगह में भी टी जॉइंट यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे करके इस जगह में 90 डिग्री वाला ऐसे करके सिंबल बन रहा है ना। कॉर्नर जॉइंट में भी बात करेंगे तो सेम ऐसा ही इस टाइप का एक जो बन रहा है, साइन बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलेट बोलते हैं, है ना। तो यही चीज़ को जिसमें हम लोग 90 डिग्री का यहाँ पे इसका कोण बन रहा है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी इसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। इस जगह पे इसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जिस 2 प्लेट को जोड़ने के समय 90 डिग्री का कोण बनता हो, जॉइंट में 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिलेट वेल्ड। और जिसमें 180 डिग्री में हम लोग बराबर भाग में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बट वेल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग कि ये जो 5 टाइप का जॉइंट है, इसको वेल्ड के कैटेगरी में 2 भाग में रखा गया, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोड, है ना। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटल स्टिक के ऊपर फ्लक्स चढ़ा होता है ना। इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड होता है जो आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, SMAW वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है। जो ये क्या होता है कि मेटल स्टिक, ये जो यहाँ पे जो खाली जो दिख रहा है, ये मेटल का जो एक रॉड, MS का एक रॉड होता है। रॉड के ऊपर क्या होता है? ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो MS का फ्लक्स लगा हुआ रहता है। MS का जो रॉड होता है उसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ रहता है ना।
इसमें इसका जो पार्ट्स होता है, स्टब एंड बोलते हैं उसको, टिप बोलते हैं, या तो बेयर वायर, है ना। स्टब एंड किसको बोलेंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड का जो 30% है ना, 30 से 40% जो होता है, जैसे इलेक्ट्रोड का लेंथ होता है 350 से 450 mm, इसका 30% से 40% जो लास्ट में हम लोग छोड़ देते हैं, बच जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टब एंड बोलते हैं, है ना। स्टब एंड होता है टिप, टिप मतलब जो इसका जहाँ से जिस जगह से हम लोग वेल्डिंग करते हैं लास्ट का जो किनारा उसको टिप बोलते हैं ना। और ये जो इसके अंदर का जो बेयर वायर है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को फंसाते हैं ताकि करंट फुल हो पाए इलेक्ट्रोड से जॉब तक, है ना। कोर वायर और फ्लक्स कोटिंग आदि भागों में होता है। बेयर वायर की व्यास के द्वारा, बेयर वायर मतलब ये जो वायर है इसके अंदर जो एमएस का जो वायर लगा हुआ, जो एमएस का जो वायर लगा हुआ है ना, जिसको हम लोग बेयर वायर बोलते हैं ना, बेयर मतलब नंगा तार, नंगा वायर बोलते हैं। तो इसका व्यास, इसका जो डायमीटर है, इसका जो कितना मोटा का है ना, इसका जो डायमीटर ऐसे करके देख पा रहे हो कितना मोटा का है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड का साइज का निर्धारण किया जाता है ना, मतलब वो कितना mm का इलेक्ट्रोड है उसके अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रोड को सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, आमतौर पर 1.6 से 4 mm तक, ठीक है। 1.6 mm से लेकर के 4 mm तक इस इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग आर्क वेल्डिंग में यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। पतले प्लेट के लिए हम लोग 1.6 डायमीटर का जो पतला इलेक्ट्रोड, पतला साइज का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। मोटा मोटा प्लेट के लिए बड़ा साइज का जो डायमीटर का जो इलेक्ट्रोड, जैसे 4 mm डायमीटर हो गया, है ना, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड का जो टोटल लेंथ कितना होता है, 350 mm से 450 mm होता है ना, दो साइज में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फिलर मेटल या तो फिलर वायर, है ना, फिलर मेटल या फिलर वायर, सेम इसको हम लोग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, इसको हम लोग गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं और टिग वेल्डिंग में यूज करते हैं, और भी डिफरेंट प्रोसेस में यूज करते हैं, है ना, जहाँ पे हम लोग हीट करने के बाद, मेटल को मेल्ट करने के बाद बाहर से हम लोग इसको भरते हैं। लेकिन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, ये खुद गल करके उसी जगह में बीड बनाता है, वेल्डिंग वेल्ड बनाता है ना। वेल्डिंग के दौरान जोड़ को भरने की आवश्यकता होती है ना, जब वेल्डिंग करते हैं तो जोड़ को भरने का आवश्यकता होता है। ये रोड विभिन्न व्यास, ये भी 1.6 से 4 mm के डायमीटर में ये भी मार्केट में मिलता है ना। अलग अलग पतले प्लेट के लिए हम लोग 1.6 mm का यूज करते हैं। अब मोटा मोटा अगर जॉब को वेल्डिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग अलग अलग फिलर वायर का यूज करते हैं ना, ताकि बेस मेटल की मोटाई से मेल खा सके और इनका चयन माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम जैसे सामग्री के आधार पर किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम एमएस के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, एमएस प्लेट को अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये जो फिलर वायर होना चाहिए वो भी एमएस का ही होना चाहिए, है ना। अगर एल्युमिनियम के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये भी फिलर वायर किसका होना चाहिए, एल्युमिनियम का ही होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि सेम मटेरियल का होना चाहिए, है ना, ताकि जो मेटल का जो सेम स्ट्रेंथ जो है, उसका जो डक्टिलिटी है, उसका जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है आपस में, तो वो सेम उसको स्ट्रेंथ वाला मिल सके वेल्डिंग के बाद, है ना। ये इलेक्ट्रोड जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इस टाइप का ऐसा करके बीड बन जाता है, उसके ऊपर में एक फ्लक्स रहता है ना, जो ये जो फ्लक्स रहता है उसके ऊपर में गल करके क्या बन जाता है, स्लैग, ऊपर एक स्लैग का लेयर बन जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे क्या वेल्डिंग का और शब्दकोश में हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे, तो ये है आर्क, ठीक है। आर्क के बारे में बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया था पिछले क्लास में, है ना, कि आर्क किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच होने वाले विद्युत निर्वहन, है ना, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस, ये जो जॉब है इसको बोलते हैं हम लोग जॉब, या तो वर्कपीस या तो पेरेंट मेटल, है ना। और ये रहा इलेक्ट्रोड, ये रहा इलेक्ट्रोड, तो दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में यहाँ पे देख पा रहे हो ये पीला कलर का जो दिख रहा है वो क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं, है ना। ये कैसे जनरेट होता है, तो इस जगह पे जब हम लोग इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव जब रखते हैं हम लोग, तो यहाँ से जब हम लोग थोड़ा सा गैप देते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन हो जाता है, उसके बाद से क्या हो जाता है, यहाँ पे आर्क जनरेट हो जाता है। और आर्क में क्या क्या होता है, आर्क में हीट होता है, ठीक है, आर्क में लाइट होता है और आर्क में साउंड होता है, ठीक है। हीट कितना होता है, तो 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर होता है। लाइट, इसमें लाइट मतलब कहने का मतलब रे निकलता है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड निकलता है, ठीक है। लाइट में IR और UV, है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। साउंड में आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग 3 टाइप का साउंड, आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग 3 टाइप का साउंड निकलता है, हमिंग, पॉपिंग, क्रैकिंग, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे जब आर्क लेंथ हम लोग पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं आधार धातु, है ना।
आधार धातु, वह प्राथमिक धातु जिसे जोड़ा या काटा जाता है ना। मतलब ये जो मेटल है इसी को हम लोग आधार धातु भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वर्कपीस भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग वर्कपीस भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग आधार धातु भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जॉब बोलते हैं, और इसी को पेरेंट मेटल भी बोलते हैं, है ना। ये जो हम लोग जिसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं या जिसको हम लोग कटिंग करने वाले हैं उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग किसका यूज करते हैं, बीड का, है ना। बीड किसको बोलते हैं इसके जानेंगे। एक वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान जमा हुई धातु, जब हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, इस जगह में जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो इलेक्ट्रोड जो गल करके एक अपना जो लेयर अपना जो एक जमा करता है, उस जगह में मेटल जो डिपॉजिट होता है भरते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं। मतलब ये जो पीला कलर का जो दिख रहा है आपको, ये जो जॉब है, अब यहाँ आर्क वेल्डिंग के द्वारा हम लोग इसको मेल्ट कर रहे हैं जॉब को, उसके बाद जो इधर का जो पीला कलर का जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग बीड बोलते हैं। अब बीड दो टाइप का होता है, ठीक है, बीड दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है उत्तल बीड जिसको कॉन्वेक्स बीड इंग्लिश में बोलते हैं, अवतल बीड कॉनकेव बीड, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव बीड कैसे होता है। वेल्ड बीड जो ऊपर की ओर उभरा होता है ना। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, मतलब ये जो टी जॉइंट है, ये जो टी जॉइंट है, टी जॉइंट में क्या होता है, जब यहाँ पे जॉइंट वेल्डिंग करते हैं तो ये क्या है, ऐसे से उठा हुआ रहता है। बीड इसका क्या है, ऊपर में उठा हुआ रहता है। इसका अच्छा एकदम जॉइंट मतलब सही वेल्डिंग को दर्शाता है, ठीक है। अगर बीड उठा हुआ है तो सही वेल्डिंग को दर्शाता है, ज़्यादा अगर उठा हुआ है तो वो फिर नुकसान करेगा वेल्डिंग में, है ना, ज़्यादा वजन करेगा, ज़्यादा वेट बढ़ाएगा वेल्डिंग का। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग उत्तल बीड बोलते हैं, है ना। अगर बीड उठा हुआ है तो उसको हम लोग उत्तल बीड बोलते हैं, और अगर बीड अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे धंसा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो उसको हम लोग कौन सा बीड बोलते हैं, उसको हम लोग अवतल बीड बोलते हैं, जिसको कॉन्वेक्स बीड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो टाइप का बीड होता है। बीड किसको बोलते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस जगह पे जो वेल्डिंग का जो मेटल जो जमा होते जाता है उसी को हम लोग बीड बोलते हैं। और बीड दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, है ना। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि फ्लक्स के बारे में, है ना। डेली लाइफ में ये भी हम लोग वर्ड यूज़ करते रहते हैं, फ्लक्स यूज़ करते रहते हैं, है ना। फ्लक्स सोल्डरिंग के में यूज़ करते हैं हम लोग, ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं फ्लक्स हम लोग, गैस वेल्डिंग में हम लोग फ्लक्स यूज़ नहीं करते हैं, जो आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा हुआ रहता है, समर्ज आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं जो ग्रेनुलर फ्लक्स होता है, ठीक है। तो वो फ्लक्स के बारे में फ्लक्स बोलने से मायने में आना चाहिए कि हाँ इसको फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए शब्दकोश रखा गया है वेल्डिंग में, वेल्डिंग टर्म रखा गया है कि ये सब चीज़ के बारे में जानना चाहिए एक वेल्डर को, एक पूरा कंप्लीट होते हुए कि ये सब वर्ड का मतलब क्या होता है वेल्डिंग में। ये सब डेली यूज होने वाला वर्ड होता है ना। एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग ऑक्सीकरण, है ना, को रोकने के लिए वेल्ड की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब वेल्डिंग करते हैं हम लोग, जिस जगह में हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस जगह में क्या होता है, फ्लक्स लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि ऑक्सीडाइजिंग ना हो, ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स लेप के इलेक्ट्रोड के ऊपर लेपा हुआ रहता है ना, जिसको फ्लक्स लेपिंग प्रोसेस के द्वारा इसमें चढ़ा हुआ रहता है इसके ऊपर फ्लक्स। समर्ज आर्क वेल्डिंग में ग्रेनुलर फ्लक्स का हम लोग यूज करते हैं, जो दाना दाना जैसे रहता है छोटे छोटे दाना में। सोल्डरिंग करने में हम लोग रेजिन का यूज करते हैं ना, जिसको सोल्डरिंग फ्लक्स बोलते हैं, जो पेस्ट के जैसा रहता है, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, अलग अलग तरह का हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग में। नेक्स्ट है कि सील्डिंग गैस, है ना। नेक्स्ट क्या है, सील्डिंग गैस। जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सबसे बचाने के लिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस जगह में क्या होता है, सॉलिड से हम लोग लिक्विड करते हैं, जॉब को एकदम गलाते हैं। तो बाहर का जो गैस अगर उसमें जाके फंसेगा, बाहर का गैस अगर उसमें गया तो क्या करेगा, डिफेक्ट लाएगा, है ना। डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग या तो फ्लक्स लगाएंगे, ठीक है, फ्लक्स यूज करते हैं, या तो सील्डिंग गैस यूज करते हैं। दोनों में से कोई भी अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस में यूज करते हैं हम लोग। वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सील्डिंग गैस है ना। सील्डिंग मतलब सील्ड करने के लिए, कवर करने के लिए जो हम लोग गैस यूज करते हैं उसी को हम लोग सील्डिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन, या तो एक और गैस होता है CO2, ठीक है,
ये भी क्या है, सील्डिंग गैस के अंदर आता है ना। ये भी हम लोग जब मिग वेल्डिंग करते हैं, मैग वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, उस जगह में हम लोग सील्ड करने के लिए CO2 गैस का यूज करते हैं, ठीक है। टिक वेल्डिंग में हम लोग आर्गन गैस का यूज करते हैं, जब टिक वेल्डिंग करते हैं गैस के द्वारा हम लोग करते हैं। पिघले हुए वेल्ड पूल को वायुमंडलीय प्रदूषण जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और नमी से बचाती है ना। जब इस जगह में हम लोग जॉब के ऊपर वेल्डिंग जब करते हैं, आर्क जैसे बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेल्ड पूल बन जाता है ना। वेल्ड मेटल, पिघला हुआ वेल्ड मेटल जिसको वेल्ड पूल के नाम से जाना जाता है, गल जाता है जॉब को। तो इस जगह में बाहर का जो ऑक्सीजन है, बाहर का जो ऑक्सीजन है, बाहर का जो नाइट्रोजन है, वो इसमें आकर के ना फंस जाए, है ना। उसके लिए यहाँ से गैस इस रास्ते से और इस रास्ते से गैस आता है। या तो जब आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं तो उसमें ऊपर में जो फ्लक्स लगा हुआ रहता है, फ्लक्स इस जगह को कवर करता है, लेकिन सील्डिंग गैस ऐसे करके पूरा फैल जाता है वेल्डिंग के ऊपर, और बाहर का जो ऑक्सीजन है, बाहर का जो नाइट्रोजन है, उसको नहीं घुसने देता है, उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है ना। इस जगह में नहीं घुसने देते हैं, ठीक है। तो ये होता है सील्डिंग गैस का काम, इसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेल्ड पूल के बारे में, ठीक है। वेल्ड पूल के बारे में, तो ये वेल्ड पूल ये रहा कि वेल्ड पूल होता क्या है। वेल्ड पूल ये जो जॉब है और ये जो यहाँ से आर्क बन रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। हीट से क्या हो गया, यहाँ पे गल गया, और जो जितना दूर तक गला हुआ रहता है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पे आर्क बनता है, उसका आसपास में 5 mm में ये जो आर्क है इसका 5 mm इधर और 5 mm इधर, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो आर्क जो गला हुआ पूरा जो पूल के जैसा दिख रहा है, ठीक है, आर्क जो पूरा गला हुआ मेटल पूल के जैसा जो बना हुआ है, पूल के जैसा एकदम पानी के जैसा दिख रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, वेल्ड पूल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वेल्ड पूल बोलते हैं, है ना। पिघले हुए धातु आयनीकृत स्थायीकृत आयतन, है ना, मतलब इसका जो इस टाइप का जो शेप बन जाता है, मेटल जो मोल्टेन मेटल होता है उसका उस शेप का जो शेप बन जाता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल बोलते हैं ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्यूजन का। वेल्डिंग में हम लोग फ्यूजन बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं। भराव धातु और आधार धातु का आपस में पिघलना, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। फ्यूजन किसको बोलते हैं, कि जो भराव धातु है, ठीक है, भराव धातु कहने का मतलब ये जो हम इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे भर रहे हैं, है ना, ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो जो इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पे भरेंगे हम लोग, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं भराव धातु। और बेस मेटल धातु, मतलब ये जो जॉब है दोनों क्या हो रहा है, गल रहा है, ये भी गल करके यहाँ पे नीचे गिर रहा है और ऐसे करके अपना शेप बनाते जा रहा है, बीड बनाते जा रहा है ना। जॉब भी गल रहा है, जॉब भी देख सकते हैं यहाँ पे गल रहा है, तो जॉब भी यहाँ से गल जाता है और ये भी गल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन बोलते हैं, है ना। आर्क के द्वारा हम लोग रॉड को भी गलाते हैं, ठीक है, रॉड भी गलता है और जॉब भी गलता है, तो जो गल रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन गल करके जो हम लोग ऐसे करके इस शेप में जो एक चीज़ बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल बोला जाता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल बोलते हैं ना। आधार धातु हम लोग क्या एक वर्ड यूज करते हैं, आधार धातु, जिसको बेस मेटल, जॉब, वर्कपीस के नाम से हम लोग जाना जाता है। जो टुकड़ा को हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं या जिसको हम लोग कटिंग करने वाले हैं उसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आधार धातु, बेस मेटल, जॉब, वर्कपीस, पेरेंट मेटल, एक ही चीज़ को हम लोग जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले, वेल्डिंग करने वाले, कटिंग करने वाले, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टैक वेल्ड, है ना, या तो टैक वेल्डिंग के नाम से, टैकिंग करना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टैकिंग भी बोलते हैं ना, टैकिंग करना। अंतिम वेल्डिंग से पहले, मतलब वेल्डिंग को कंप्लीट करने, वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग कंप्लीट करने से पहले धातु का जो टुकड़ा होता है, जो जॉब होता है, जो दो जॉब को हम लोग वेल्डिंग करने वाले होते हैं, दो अलग अलग पार्ट को, तो एक लाइन में, मतलब एक सेम समतल एकदम वैसे ही जिस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोग को वेल्डिंग करना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेम वैसे ही चीज़ को अगर पकड़ के रखना है तो उसको पकड़ के रखना तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो आर्क वेल्डिंग जब वहाँ से आर्क निकलता है वहाँ से हीट निकलता है, ठीक है, स्पार्क निकलता है, तो कोई भी इंसान उसको पकड़ नहीं सकता है, वहाँ से गर्म होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैकिंग कर देते हैं, या तो क्लैंपिंग करके द्वारा रखते हैं, ठीक है, क्लैंपिंग करके रखते हैं, या तो हम लोग टैकिंग कर देते हैं, ठीक है। टैकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटा वेल्ड, है ना। वेल्डिंग से पहले जो आप देख पा रहे होंगे आप लोग, 3 पिक्चर दिखाया गया है, एक है फ्लेंच है, एक वो पाइप है, दोनों को अगर वेल्डिंग करना है तो यहाँ पे छोटा सा एक जगह पे वेल्डिंग कर दिया गया है,
इस जगह पे, इस जगह पे, उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, टैकिंग बोल रहे हैं ना, इसी को हम लोग टैकिंग वेल्ड बोलते हैं ना। ठीक है, जैसे दो अलग अलग प्लेट है, दोनों को वेल्डिंग करना है, लंबा प्लेट है, बड़ा प्लेट है, तो इधर उधर हो जाएगा। वेल्डिंग जब करते हैं तो हीट की वजह से क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, फैल जाता है या तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो उससे रोकने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टैकिंग करते हैं ताकि फैले ना और आपस में सटे ना। ठीक, सेम दो पाइप को हम लोग वेल्डिंग करने से पहले यहाँ पर टैकिंग किया हुआ, इस जगह पर टैकिंग किया हुआ और इस जगह पे टैकिंग किया हुआ है ना। तो ये जो छोटा सा जो वेल्डिंग कर देते हैं, वेल्डिंग करने से पहले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैकिंग बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं जिसको स्लैग बोलते हैं। स्लैग भी वेल्डिंग में यूज होने वाला एक वर्ड है। स्लैग किसको बोलते हैं उसको देखेंगे। फ्लक्स का एक उपोत्पाद है ना। फ्लक्स जब गलता है तो उसका क्या होता है, बाय प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। फ्लक्स जब गलता है तो क्या बन जाता है, वो स्लैग बन जाता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स जो इलेक्ट्रोड होता है, आर्क वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ रहता है। जब वो गलता है तो वो क्या बन जाता है, ऊपर में अपना एक स्लैग बना देता है। ठीक है, अपना एक लेयर बना देता है जो वेल्ड बीड को ढक लेता है। स्टिक वेल्डिंग में आम है, जो स्टिक मतलब आर्क वेल्डिंग, जिसको आर्क वेल्डिंग में हम लोग कौन सा नाम जानते हैं, उसको हम लोग स्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। उसको हम लोग MMAW वेल्डिंग भी बोलते हैं ना, MMAW उसको वेल्डिंग बोलते हैं। SMAW वेल्डिंग उसको बोलते हैं, उसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं और उसको आर्क वेल्डिंग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग। तो ये स्लैग कहने का मतलब, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पे फिगर देख पा रहे हो, ठीक है, ये आर्क वेल्डिंग के द्वारा हुआ एक कंप्लीट जॉब है ना। बट जॉइंट है, एक नंबर है, एक 2 नंबर, क्योंकि ये आपस में क्या है, एक 180 डिग्री में रखा हुआ एक जॉब है। तो इसको कौन सा जॉइंट बोलेंगे, जॉइंट है बट जॉइंट। ठीक है, लेकिन वेल्ड कौन सा है, बट वेल्ड है। ठीक है, बट मतलब क्या बताए रहे थे, बट मतलब 180 डिग्री में आपस में बराबर में रखा हुआ रहेगा, उसको बट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर इसी के ऊपर यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ रहता है और इस जगह में इसका हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये टी शेप में है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा वेल्ड हो जाता है, ये हो जाता है फिलेट वेल्ड। ठीक है, क्योंकि फिलेट वेल्ड का साइन कैसा होता है, इस टाइप का फिलेट वेल्ड का साइन होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। फिलेट वेल्ड का साइन ऐसे होता है और ग्रूव वेल्ड का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। ये हो गया F फॉर फिलेट, G फॉर ग्रूव, है ना। इसी का आगे हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में पोजीशन में, जिसको 1G 2G 3G 4G 1F 2F 3F 4F बोलते हैं। F का मतलब फिलेट, G का मतलब ग्रूव। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि वर्ड यूज करते हैं हम लोग हीट अफेक्टेड जोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट अफेक्टेड जोन या तो उष्मा प्रभावित क्षेत्र, है ना। उष्मा प्रभावित क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, हीट अफेक्टेड जोन में क्या होता है कि आधार धातु, है ना, आधार धातु कहने का मतलब जो जॉब है, ये जो वर्कपीस है, जो हमारा पेरेंट मेटल है, वह भाग जो पिघलता नहीं था, नहीं है या तो नहीं था, है ना, नहीं है, लेकिन उष्मा के कारण जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। कितना हीट, 3000 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे हीट जनरेट होता है। तो वो पिघलता नहीं है, लेकिन उष्मा के कारण उसकी सूक्ष्म संरचना में परिवर्तन हो गया है ना, हो गया या हो गया था। वेल्डिंग जब कंप्लीट हो गया तो था, हो रहा है तो है। ठीक है, मतलब ये जो जॉब है 1 नंबर प्लेट 2 नंबर प्लेट, जब हम लोग उसको यहाँ पे वेल्डिंग किए तो हम लोग वेल्ड करके पूरा इसको फ्यूजन कर दिए, इसको पूरा गला दिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग फ्यूजन कर दिए। अब ऊपर में जो लगा हुआ है, ऊपर में जो ये है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको स्लैग बोल रहे हैं। ठीक है, ऊपर का जो एक लेयर बना हुआ है वो क्या है, वो स्लैग है ना, वो स्लैग है, वो फ्लक्स से बना हुआ एक चीज़ है। तो इस जगह पे हम लोग जब वेल्डिंग किए हैं तो इसके आसपास में क्या हो गया, हीट क्या हो गया, ऐसे से फैल गया, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं थोड़ा कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या होता है कि एक जगह से इस जगह पे अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीट क्या होता है, फैलते हुए एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करता है। ठीक है, एक जगह से हीट जगह, अगर हम इसको इस जगह पे इस पेन को गर्म करेंगे, अगर इस वाला भी नोक अगर गर्म हो गया तो ये क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। ठीक है, मेटल में ज़्यादा होता है कंडक्शन, तो कंडक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हीट इस जगह से इस जगह में आसपास के क्षेत्र में भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये जो फैला हुआ जो जगह है, इतना जो सारा जो जगह हुआ है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हीट अफेक्टेड जोन बोला जा रहा है ना। ये जो
वेल्डिंग के अलावा भी जो वेल्डिंग जो मेटल जो हीट हो रहा है, हीट की वजह से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इसका सूक्ष्म संरचना मतलब इसको माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा प्रभावित होता है, ठीक है, गलता नहीं है, लेकिन उसका अंदर का जो उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर कहने का मतलब जब हम लोग को हीट ट्रीटमेंट जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें जब छोटा छोटा प्लेट इसको बारीकी भाग में काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो उस जगह पे उसका माइक्रो स्ट्रक्चर जूम करके दिखाया जाता है, तो ये इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये स्लाइड में बहुत सारा वर्ड अभी हम लोग देखें जिसको हम लोग सिल्डिंग गैस यूज करते हैं, वेल्डिंग में डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो सिल्डिंग गैस के बारे में जानना ज़रूरी होता है ना। वेल्ड पूल किसको बोलते हैं, फ्यूजन किसको बोलते हैं, बेस मेटल किसको बोलते हैं, टैकिंग वेल्डिंग किसको बोलते हैं, स्लैग किसको बोलते हैं, हीट इफेक्टेड जोन क्या होता है वेल्डिंग में, है ना। हीट इफेक्टेड जोन देखें अभी हम लोग, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं गैस वेल्डिंग में 2-3 टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। गैस वेल्डिंग में एक हम लोग यूज करते हैं बैक फायर, मतलब बैक फायर होता है, वो वर्ड ज़्यादा सुनने को मिलता है या तो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, बैक फायर। तो इस बैक फायर के बारे में देखिए हम लोग क्या होता है, इसमें एक समान गैस बहती है, ठीक है। जब हम लोग गैस वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, दोनों पाइप से और जो इसका टॉर्च है या तो ब्लो पाइप है, वहाँ से क्या होता है, गैस एकदम समान रूप से बहता है, बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। यदि गैस एक समान गति से बहने में बाधा करती है ना, गति अगर गैस यहाँ से क्या हो रहा है, समान गति से नहीं निकल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, नोजल जाम है, ठीक है, या तो नोजल गैस का प्रेशर कम है, ज़्यादा है, तो उसके वजह से जो चीज़ होता है, यही कारण है बैक फायर होता है, ठीक है, यही कारण से बैक फायर होता है। मतलब अगर इसमें गैस जो यहाँ से जो फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन, दोनों गैस यहाँ से जो निकल रहा है, तो अगर ये बीच में इसका कुछ बाधा मिल रहा है, ठीक है, बाधा मिल रहा का मतलब गैस सही से नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे जब जल रहा होता है फ्लेम, जब इस जगह पे जल रहा होता है, तो फ्लेम क्या होता है, बंद होता है और फिर तुरंत स्टार्ट हो जाता है ना। ये जो फ्लेम है यहाँ पे ये बंद होगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो फ्लेम यहाँ पे जो दिख रहा है वो बैक फायर में क्या होता है कि बंद होगा कुछ समय, 1 सेकंड के लिए, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक फायर बोलते हैं, ठीक है। वो किसके वजह से होता है, या तो प्रेशर का लो हम लोग सेटिंग करके रखेंगे उसकी वजह से होता है ना, रेगुलेटर के द्वारा प्रेशर हम लोग लो सेटिंग करके रखेंगे उसके द्वारा भी होता है, या तो लो प्रेशर ज़्यादा लो प्रेशर है तब भी बैक फायर होने का चांस है, पट 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 करके ऐसे करके साउंड होते रहे, जिसको पॉपिंग हम लोग बोलते हैं ना, और बंद होगा फिर जलेगा, बंद होगा फिर जलेगा, ठीक है। तो ये एक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में एक यूज होने वाला वर्ड है ना। ये क्यों होता है उसके बारे में हम लोग देखें कि प्रेशर अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो होगा, प्रेशर अगर बहुत कम है तो होगा, बंद होगा फिर जलेगा, बंद होगा फिर जलेगा, ठीक है। तो वो जब वैसा हो रहा है तो हमेशा उसको प्रेशर को एडजस्ट करना होता है, नोजल को साफ करना होता है, नोजल अगर जाम है तो भी गैस सही डायरेक्ट मतलब गैस फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक और हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशबैक, है ना। फ्लैशबैक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जब गैस का जो फ्लेम है ना, जब गैस का जो ज्वाला है, फ्लेम है, अंदर चली जाती है और सिलेंडर की तरफ सी सी की आवाज़ के साथ जलने लगता है ना। मतलब ये जो फ्लेम है यहाँ से जो क्या होता है, जब ये बंद हो गया, ठीक है, बैक फायर में क्या हो रहा था, बैक फायर में क्या हो रहा था कि बंद हो रहा था और जल रहा था, बंद हो गया फिर से जल गया। लेकिन फ्लैशबैक में क्या होता है कि ये जो फ्लेम है, इसका जो आग है वो क्या हो जाता है, अंदर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। इसका जो आग है, वो जो फ्लेम है वो अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसी के हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक बोलते हैं ना। फ्लैश का मतलब जो आग है ना, जो फ्लैश है, जो लाइट है, वो बैक हो जाता है, मतलब पीछे की तरफ जाने लगता है। तो वो क्यों जाता है उसके बारे में देखेंगे, है ना। सी मतलब जब वो ऐसा कंडीशन जब होगा तो एक साउंड आएगा, सी ऐसे करके साउंड निकलेगा, ठीक है, सी ऐसे करके करते हुए, या तो यहाँ से नोजल जो है इसका ब्लैक धुआं निकलेगा, ठीक है, काला काला धुआं निकलेगा, और टॉर्च का जो ब्लो पाइप है वो आवाज़ करेगा, सी करके उसका आवाज़ निकलता है। तो इसका मतलब समझ जाना है कि हम लोग को फ्लैशबैक हुआ है, तो सिलेंडर तरफ आग जाने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में विस्फोट होने का खतरा रहता है, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं, है ना। फ्लैशबैक किसको बोलते हैं कि जब जो आग है, जो फ्लेम का जो हीट है, आग है, वो पीछे की तरफ जाने लगता है, सिलेंडर की तरफ जाने लगता है, रिटर्न जाने लगता है,
तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश बैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग, वो किसकी वजह से होता है फ्लैश बैक, वो इसकी वजह से होता है कि नोजल जब होता है तो उस जगह पे हम लोग क्या ज़्यादा सटा के काम करते हैं ना। नोजल का जो डिस्टेंस होता है, जब जिस जगह पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादा अगर सटा हुआ है तो गैस क्या होता है, प्रेशर में रहता है तो वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा फ्लेम। ठीक है, जब नोजल जाम रहेगा, बहुत ज़्यादा जाम रहेगा, नोजल को हम लोग साफ नहीं करेंगे, या तो जब वेल्डिंग कटिंग कर रहे होते हैं तो एकदम टिप, जो इसका जो टिप रहता है एकदम जॉब के पास सटा हुआ रहता है, तो ये होने का चांस रहता है ना। तो जब ये चीज़ होता है तो क्या करना पड़ता है एक वेल्डर को, कि तुरंत जा करके क्या करना होता है कि फर्स्ट क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है ना, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे जो टॉर्च में जो लगा हुआ है नॉब है, उसको बंद करेंगे, फिर एसिटिलीन का बंद करेंगे, फिर जा करके हम लोग सिलेंडर का ऑक्सीजन का नॉब को बंद करेंगे और ऑक्सीजन का नॉब को बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, सिलेंडर वाल्व को बंद करेंगे फटाक से, है ना। अभी देखेंगे कि एक जो चीज़ है फ्लैश बैक, अभी हम लोग फ्लैश बैक देख रहे थे, और एक चीज़ है फ्लैश बैक अरेस्टर, है ना। जैसे फ्लैश बैक होता है, फ्लैश बैक एक कारण है ना, फ्लैश बैक एक कारण है, तो कारण को रोकने के लिए, फ्लैश बैक एक खतरा होने का चांस है, तो उसको रोकने के लिए एक जो चीज़ लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश बैक अरेस्टर के नाम से जानते हैं। यह एक सुरक्षा का साधन है जिसके द्वारा गैस वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होने वाले फ्लैश बैक को रोका जा सकता है। ठीक है, जब वेल्डिंग कटिंग जब हम लोग करते हैं तो उस जगह में जब फ्लैश बैक होने का चांस रहता है। ठीक है, जब हम लोग सटा के वेल्डिंग करते हैं, सटा के कटिंग कर रहे होते हैं, तो उस जगह में आग जो है अंदर की तरफ होने का चांस लगता है, तो उसको रोकने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए क्या लगा रहता है, फ्लैश बैक अरेस्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, फ्लैश बैक अरेस्टर कहाँ कहाँ लगा हुआ रहता है, ये जो टॉर्च है, ठीक है, ये जो टॉर्च है, टॉर्च के पास में लगा हुआ रहता है दो। ठीक है, टॉर्च के पास में यहाँ पे दिख रहा है एगो, और एक यहाँ पे दिख रहा है ना। ब्लू कलर का मतलब किसका है, ऑक्सीजन का है, लाल और मैरून कलर का किसका है, एसिटिलीन का है। ठीक है, जिसका केमिकल नाम है C2H2 ऑक्सीजन का O2, है ना। और दो लगा रहता है रेगुलेटर के पास, दो लगा रहता है रेगुलेटर के पास, है ना। लाल वाला वहाँ पे फिर किसका होगा, C2H2 का, ब्लू वाला किसका हो गया, ऑक्सीजन का, है ना। ये चीज़ ध्यान रखो, मतलब एक कटिंग सेट में 4 फ्लैशबैक अरेस्टर लगे हुए रहते हैं, 2 ऑक्सीजन के लिए, 2 एसिटिलीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वेल्डिंग, हम लोग पोजीशन यूज करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, वेल्डिंग पोजीशन, तो वेल्डिंग का जो पोजीशन है उसके बारे में देखेंगे। वेल्डिंग पोजीशन कहने का मतलब कि एक वेल्डर, है ना, एक वेल्डर और एक जॉब, दोनों का पोजीशन क्या है। ठीक है, कभी वेल्डर नीचे रहता है, कभी जॉब ऊपर रहता है, कभी जॉब ऊपर रहता है, कभी वेल्डर नीचे, है ना, या तो कभी वेल्डर ऊपर रहता है, जॉब नीचे रहता है, वेल्डर खड़ा रहता है, जॉब उसका चेस्ट टेबल पे रहता है। ठीक है, वेल्डर झुक के वेल्डिंग करता है, जॉब उसका चेस्ट के नीचे, या तो कमर के नीचे, या तो हाथ के नीचे रहता है। वही हो गया वेल्डिंग पोजीशन, है ना, वेल्डर का पोजीशन और जॉब का पोजीशन, तो दोनों का जो एक कॉमन वर्ड है उसी को बोला जाता है पोजीशन, है ना, वेल्डिंग पोजीशन। तो वेल्डिंग पोजीशन मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होते हैं, एक होता है फ्लैट होता है, एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है ओवरहेड, है ना। फ्लैट कहने का मतलब जब एक वेल्डर वेल्डिंग करता है तो इस यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसे करके वेल्डिंग करेगा, है ना, इलेक्ट्रोड ऐसे, मतलब ये फ्लैट पोजीशन। जॉब जो है कैसा, फ्लैट पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया बट जॉइंट, है ना, ये हो गया बट जॉइंट, ये हो गया टी जॉइंट। तो ये जो वेल्डिंग करेगा इसको ऐसे करके इसको वेल्डिंग करेगा, है ना, ऐसे। ठीक है, मतलब जॉब कैसा है, फ्लैट में रखा हुआ है ना, एकदम पूरा समतल में रखा हुआ है, जमीन के समतल में रखा हुआ है। जमीन कैसे होता है, फ्लैट होता है एकदम, वैसे ही जमीन के लेवल में रखा हुआ रहता है जॉब, उसको बोलते हैं फ्लैट वेल्डिंग। या तो वेल्डर जो होता है उसका चेस्ट, हाथ के नीचे जॉब रखा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो यहाँ से वेल्डिंग करेंगे इसका हाथ के नीचे जॉब रहता है। ठीक है, ये हो गया एक पहला पोजिशन जिसको फ्लैट पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया क्षैतिज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल में ये जो मान के चलो जो टीवी है वैसे ही सेम रहेगा, मतलब वेल्डर का चेस्ट के लेवल में रहेगा। ठीक है, अभी उसको वेल्डिंग दाहिना से बायां करना है या तो बायां से दायां करते हैं। ठीक है, कब करते हैं उसके बारे में जब हम लोग वेल्डिंग पोजीशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। मतलब ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोड का भी जो अभी हम लोग देखे थे कैसे पकड़ रहे थे, ऊपर से इलेक्ट्रोड होल्डर हम लोग फ्लैट में पकड़ रहे थे, जॉब नीचे था, लेकिन अभी जॉब ऐसे हो गया। ठीक है, जॉब ऐसे हो गया और होल्डर हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन हो गया वो कौन सा पोजीशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गया, है ना, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं क्षैतिज। एक होता है ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। वर्टिकल कैसे होता है, जॉब खड़ा रहेगा। ठीक है, जॉब खड़ा रहेगा। अब वेल्डर वेल्डिंग
ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर करेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट कर रहे थे या तो लेफ्ट से राइट, यहाँ पे हम लोग आगे से लेकर के पीछे कर रहे थे, ठीक है। यहाँ हम लोग आगे से लेकर के पीछे कर रहे थे, आगे से पीछे कर रहे थे फ्लैट पोजीशन में। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दाहिना से बायां कर रहे थे, है ना, या तो बायां से दायां कर रहे हैं। वर्टिकल में क्या होता है, नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे, है ना। जॉब हमेशा सामने रहता है, ठीक है, फेस के ऊपर रहता है, चेस्ट लेवल में रहता है, वो हो गया वर्टिकल पोजीशन। एक और पोजीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड में कैसा होता है, जस्ट बट जो फ्लैट पोजीशन है उसका अपोजिट, है ना। फ्लैट पोजीशन में क्या होता है, ऑपरेटर जो होता है उसका हाथ के नीचे रहता है, उसका हाथ और सर के नीचे रहता है जॉब, ठीक है, वो झुक के ऐसे करके वेल्डिंग करता है। लेकिन जैसे हम लोग ओवरहेड पोजीशन में पहुंचते हैं वैसे ऑपरेटर का जो है, वेल्डर जो है, उसका हाथ हमेशा ऊपर चला जाता है ना, हाथ का डायरेक्शन जॉब के नीचे रहता है, और जो सर है उसका भी जॉब के नीचे रहता है। मतलब जो जॉब लगा हुआ है वो ओवरहेड है, सर के ऊपर रहता है, ठीक है, सर के ऊपर रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ा ओवरहेड पोजीशन। वो उस जगह में इलेक्ट्रोड पकड़ने का उसका टेक्निक कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके उसको वेल्डिंग करता है। वर्टिकल में कैसे करता है, नीचे से ऊपर वेल्डिंग करता है या तो ऊपर से नीचे वेल्डिंग करता है ना। हॉरिजॉन्टल में बायां से दायां या तो दाहिना से बायां। फ्लैट में आगे से पीछे, मतलब अपना हाथ से नीचे रहता है जॉब उसका, ठीक है। ओवरहेड में कैसे रहता है, उसका अपना सर के ऊपर रहता है जॉब, ठीक है। तो ये वेल्डिंग का बेसिक 4 पोजीशन होता है, ठीक है। पाइप वेल्डिंग में एक 5G होता है और एक 6G होता है। जब हम लोग पाइप वेल्डिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे, पोजीशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। फ्लैट पोजीशन को हम लोग 1G बोलते हैं और 1F बोलते हैं, ठीक है। 1F इसलिए बोलते हैं कि 1 का मतलब F का मतलब फिलेट वेल्ड। अगर टी जॉइंट है उसको फ्लैट पोजीशन में करना है तो फिलेट वेल्ड हो गया, तो मतलब 1F बोलेंगे। अगर भी वेल्डिंग है, भी बना हुआ है, उसमें ग्रूव बना हुआ है, तो उसको हम लोग भी ग्रूव को कैसे नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जी बोलते हैं ना, जी फॉर ग्रूव, ठीक है, जी फॉर ग्रूव वेल्डिंग, एफ फॉर फिलेट वेल्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बट जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, भी बना देते हैं, इस जगह में भी बना देते हैं, तो भी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बनाते हुए प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूविंग प्रोसेस बोलते हैं ना, ग्रूविंग प्रोसेस। तो ग्रूविंग में आगे का जो उसका जो लेटर होता है ग्रूव, है ना, ग्रूव को हम लोग जी यहाँ से ले लेते हैं, तो 1 ये पहला पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में, तो हम लोग जी ले लेंगे, तो क्या हो गया 1G, है ना, 1G। 1F, 1 मतलब पहला पोजीशन है, पहला नंबर पोजीशन है, और जी एफ का मतलब फिलेट वेल्डिंग। फिलेट वेल्डिंग मतलब कैसा हो गया, 90 डिग्री में यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है, 2 प्लेट आमने सामने एकदम 90 डिग्री पे, उसको 90 डिग्री में उसको फिलेट वेल्डिंग बोलते हैं। सेम वैसे ही उसको 2G 2F बोलेंगे, है ना, दूसरा नंबर पोजीशन है। तीसरा नंबर पोजीशन में उसको 3G 3F बोलेंगे। 4 नंबर पोजीशन में 4G 4F बोलेंगे, ठीक है। 5 नंबर पोजीशन में उसको हम लोग 5G बोलते हैं। 6 नंबर पोजीशन में उसको हम लोग 6G बोलते हैं। जो 5G और 6G किसका है, पाइप वेल्डिंग का पोजीशन होता है, ठीक है। और ये जो 1G 2G 3G 4G होता है, ये प्लेट वेल्डिंग और पाइप वेल्डिंग दोनों के लिए होता है, ठीक है। जोड़ के ऊपरी हिस्से पर किए गए वेल्ड, है ना, ये जॉब है, इसका ऊपर में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ऊपर से वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। क्षैतिज में कैसे करते हैं, वेल्ड अक्ष के क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल में करते हैं सीधा, ये जो एक्सिस है उसका हम लोग ऊपर नीचे करते हैं किए गए वेल्ड, है ना। जोड़ से नीचे मतलब ओवरहेड में कैसे करते हैं हम लोग, नीचे से वेल्डिंग करते हैं, है ना। तो ये इसके अलावा भी हम लोग को ये जितना चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं, ये सब की अलग अलग एक टॉपिक है, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग उसका लेसन है, तो इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन ये सब इसलिए एक लेसन है क्योंकि एक साल कंप्लीट होते होते ये वर्ड हमेशा रिपीट होगा, है ना, ये वर्ड हमेशा क्लास में बोला जाएगा, वर्कशॉप में बोला जाएगा। तो ये चीज़ माइंड में आना चाहिए कि पोजीशन बोला जा रहा है मतलब पोजीशन मतलब हाँ वेल्डिंग पोजीशन, जॉब बोला जा रहा है मतलब हाँ वर्क पीस, फ्लक्स बोला जा रहा है मतलब हाँ फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्यूजन बोला जा रहा है मतलब वहाँ पे गल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड बोला जा रहा है मतलब इलेक्ट्रोड होता है। तो इसके लिए एक वेल्डिंग का शब्दकोश होता है, उसके बारे में जानना होता है, जिसको हम लोग वेल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं आर्क की लंबाई, है ना, आर्क की लंबाई। नेक्स्ट जो हम लोग का जो शब्दकोश रहने वाला है, नेक्स्ट जो वर्ड रहने वाला है जो हम लोग यूज करते हैं, आर्क की लंबाई, जिसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं, है ना, आर्क लेंथ। इलेक्ट्रोड की नोक या तो टिप, है ना, इलेक्ट्रोड की नोक या टिप और पिघले हुए वेल्ड पूल के बीच की दूरी। देखिए अभी जैसे हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड देख लिए एक वर्ड, यहाँ पे हम लोग वेल्ड पूल देख लिए, ठीक है, जो भी हम लोग देखे, है ना। तो यही सब चीज़ जैसे जैसे हम लोग अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ रिपीट होते रहेगा। तो ये सब चीज़ों को क्लियर रखना पहले जरूरी होता है ना। तो इलेक्ट्रोड की नोक मतलब ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, तो
तो इसका जो नोक है मतलब यहाँ पे है, ठीक है। और ये जॉब जहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, जॉब का जो सरफेस, तो ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये जो दोनों के बीच में जो गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये जॉब का जो सरफेस है, ऊपर का जो भाग है, और इलेक्ट्रोड का जो लास्ट का जो एकदम टीप वाला पॉइंट है, उसी के दोनों के बीच में जो गैप है जहाँ पे आर्क बनता है, तो उसी को जो गैप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। इसको अगर ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो लॉन्ग आर्क लेंथ हो गया, ज़्यादा पास में रखेंगे तो शॉर्ट आर्क लेंथ हो गया, मीडियम में रखेंगे तो मीडियम आर्क लेंथ, ठीक है। वो कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, इसके बारे में जब आर्क लेंथ पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जानना है कि आर्क लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं। आर्क लेंथ मतलब जहाँ से हम लोग आर्क जनरेट होता है जिस जगह में, तो जॉब और वर्कपीस है ना, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का टिप और इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है यहाँ पे, और जॉब का जो सरफेस होता है जहाँ पे गलना है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। जहाँ से आर्क बनता है उसी को आर्क लेंथ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आर्क ब्लो, ठीक है। आर्क ब्लो क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। वेल्डिंग आर्क का अवांछित विचलन, अवांछित विचलन कहने का मतलब कि ये एक वेल्डिंग का डिफेक्ट माना जाता है ना, वेल्डिंग में डिफेक्ट माना जाता है। ये कब होता है, जब हम लोग डीसी वेल्डिंग जब यूज करते हैं, जैसे एसी करंट, डीसी करंट लेकर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, है ना। तो डीसी जब वेल्डिंग मशीन लेके हम लोग यूज करते हैं, डीसी करंट लेके यूज करते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, आर्क आगे की तरफ भाग जाता है, आर्क पीछे की तरफ भाग जाता है जॉब में, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसी को बोल रहे हैं विचलन, मतलब भटक जाना, अपने पथ से डेविएशन हो जाना, मतलब भटक जाता है, आगे पीछे हो जाता है, उसी को आर्क लेंथ बोला जा रहा है। जो अक्सर डीसी वेल्डिंग में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आर्क लेंथ एसी वेल्डिंग में होता है ना, डीसी वेल्डिंग में, तो हमेशा डीसी वेल्डिंग में होता है, ठीक है। ये भी सवाल बनता है कि आर्क लेंथ कौन सा वेल्डिंग करंट से होता है, आर्क वेल्डिंग एसी करंट से होता है, आर्क लेंथ सॉरी आर्क जो ब्लो है एसी वेल्डिंग करंट से होता है या डीसी वेल्डिंग करंट से होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा डीसी वेल्डिंग करंट से हमेशा आर्क ब्लो होता है। वेल्ड पुल के आसपास असंतुलित चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होता है ना। जब जिस जगह पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जो प्लेट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लोग उसको नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग जोड़ देते हैं, मशीन और जॉब को जोड़ देते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो इधर जो प्लेट है, यहाँ पे जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो इधर ज़्यादा है, इधर का जो प्लेट का जो लंबाई इधर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इस जगह में जो आर्क निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग जब लास्ट वेल्डिंग करने होते हैं, जब लास्ट वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो पीछे की तरफ भाग जाता है आर्क, ठीक है। तो उसी को दो वर्ड बोलते हैं, जिसको फॉरवर्ड आर्क बोलते हैं, बैकवर्ड आर्क बोलते हैं, ठीक है। बैकवर्ड कब होता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पीछे की तरफ भाग जाता है। फॉरवर्ड कब बोलते हैं, जब हम लोग जब वेल्डिंग खत्म करने वाले होते हैं तो पीछे की तरफ भाग जाता है, ठीक है। सॉरी, जब बैकवर्ड मतलब जब पीछे की तरफ आ जाता है, फॉरवर्ड मतलब जब आर्क लेंथ आगे की तरफ भाग जाता है, ठीक है। जब आर्क लेंथ देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना जान लीजिए, आर्क लेंथ मतलब आर्क ब्लो मतलब कि जो आर्क है वो इधर उधर भटक जाता है, इधर उधर चल जाता है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आर्क को हमेशा एक डायरेक्शन में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आर्क जो दिख रहा है पीला कलर का, है ना, ये जो आर्क जो दिख रहा है यहाँ पे पीला कलर का ऐसे, तो ये सीधा ना आ करके, है ना, यहाँ से जो आर्क जनरेट हो रहा है वो सीधा ना आ करके क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो ये जो चीज़ हो रहा है ना, ये जो चीज़ हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्क ब्लो बोल रहे हैं, ठीक है। एक किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है। कौन सा वेल्डिंग करंट से होता है, डीसी वेल्डिंग करंट से होता है, डीसी वेल्डिंग मशीन में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि पोलैरिटी के बारे में एक हम लोग यूज करते हैं वर्ड, पोलैरिटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पोलैरिटी क्या होता है, धारा प्रवाह की दिशा, ठीक है। मतलब पोलैरिटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। करंट का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पोलैरिटी बोलते हैं, है ना। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, करंट जो होता है वो नेगेटिव से होकर पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। नेगेटिव से होते हुए ऐसे होते हुए पॉजिटिव की तरफ भागता है, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। मतलब फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलैरिटी, ठीक है। तो इसका हम लोग वेल्डिंग में अच्छा खासा यूज करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। निर्धारित करती है
दिशा निर्धारित करती है, या तो DCEN, DCEN का मतलब DC वेल्डिंग करंट में ये होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव DC वेल्डिंग में होता है, AC में नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो DC कहने का मतलब डायरेक्ट करंट, EN कहने का मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव, है ना, EN कहने का मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव। DC यहाँ पे है, ये DC इसको सप्लाई मिल गया, इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या हो गया, DCEN, इलेक्ट्रोड जो हमेशा जो लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, नेगेटिव में, और ये कौन सा पावर सोर्स है, DC पावर सोर्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, DC इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो एक ये टाइप का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टेट पोलैरिटी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग स्टेट पोलैरिटी बोलते हैं। एक होता है DCEP, DCEP का मतलब जो ये जो DC है, ये जो DC है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, E फॉर इलेक्ट्रोड, P फॉर पॉजिटिव, यहाँ पे E फॉर इलेक्ट्रोड, N फॉर नेगेटिव, है ना। तो DCEN मतलब DC डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अब इसको कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं रिवर्स पोलैरिटी के नाम से। इसको, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है, इसको हम लोग जानते हैं रिवर्स पोलैरिटी के नाम से, इसको जानते हैं हम लोग स्टेट पोलैरिटी के नाम से, है ना। मतलब इलेक्ट्रोड जो पोलैरिटी है, वो जॉब को, इलेक्ट्रोड को हम लोग जब नेगेटिव लगाएंगे तो उसको हम लोग स्टेट पोलैरिटी बोलेंगे, और इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे तो हम लोग उसको रिवर्स पोलैरिटी बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि DC वेल्डिंग में क्या होता है, पॉजिटिव में 70% हीट और नेगेटिव में 30% हीट नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसीलिए हम लोग पोलैरिटी का यहाँ पे लाभ करते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव में हमेशा 70% हीट जनरेट होता है, हीट प्राप्त होता है, और नेगेटिव में हमेशा 30% हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग पोलैरिटी में यूज़ करते हैं, जब पोलैरिटी पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। बस इतना जान लीजिए, इसलिए हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी, वेल्डिंग मशीन में भी एक स्विच होता है पोलैरिटी स्विच, उसको चेंज करने के लिए कि जॉब को पॉजिटिव करना है ना जॉब को नेगेटिव करना है, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करना है, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव करना है, ठीक है। तो ये पोलैरिटी हो गया जो हमेशा वर्ड यूज होते रहता है वेल्डिंग में, है ना। एक होता है वेल्डिंग करंट, है ना। वेल्डिंग करंट का यूज हम लोग करते रहते हैं, करंट को बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, क्यों बढ़ाते रहते हैं, क्यों घटाते हैं, उसको जानेंगे। जिसमें जिसे एम्पियर, है ना, एम्पियर में मापा जाता है। करंट का जो SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना। करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। उसको हम लोग A मीटर, है ना, A मीटर में हम लोग उसको नाप मेजरमेंट करते हैं। उसका जो सैम्बल कैसा होता है, A होता है, ठीक है, A फॉर एम्पियर। विद्युत प्रवाह है, करंट क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जो वेल्डिंग आर्क बनाने के लिए, है ना, वेल्डिंग आर्क बनाने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। ऊष्मा हीट जनरेट कौन करता है, करंट करता है। करंट के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हीट जनरेट करते हैं आर्क बना करके, ठीक है। करंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आर्क को क्रिएट करते हैं, आर्क में हीट होता है तो हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं, है ना। सामान्य वेल्डिंग में यह आमतौर पर 70 से 600 एम्पियर तक होता है। जैसे वेल्डिंग मशीन का हम लोग बात करेंगे, है ना, वेल्डिंग मशीन करंट का कैपेसिटी के हिसाब से आउटपुट जो करंट उसका रेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन होता है। कोई 400 एम्पियर का मशीन है, 400 एम्पियर आउटपुट देगा तो उसको 400 एम्पियर वाला मशीन बोलते हैं, 600 एम्पियर वाला वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, है ना। तो करंट का मतलब ये होता है कि वेल्डिंग में हम लोग करंट का मतलब इतना ही समझ लीजिए कि वेल्डिंग में हम लोग करंट का यूज़ करते हैं हमेशा हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है, आर्क बनाने के लिए। आर्क से हम लोग को हीट मिलता है। तो लेकिन विशेष प्रक्रियाओं में यह 2000 एम्पियर से अधिक तक पहुंच जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, ठीक है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ आर्क, हम लोग ज़्यादा आर्क सेटिंग करके ज़्यादा मोटा मोटा प्लेट का वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा करंट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे करंट हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। AC और DC करंट दो टाइप में हम लोग यूज करते हैं, AC करंट और DC करंट। AC करंट हम लोग ट्रांसफार्मर से लेते हैं, DC हम लोग लेते हैं किसमें, मोटर जनरेटर से लेते हैं, या तो इंजन जनरेटर से लेते हैं, या तो रेक्टिफायर से लेते हैं, या तो इन्वर्टर से लेते हैं, ठीक है। लेकिन AC करंट हम लोग सिर्फ ट्रांसफार्मर से लेते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम लोग लेते हैं, है ना। नेक्स्ट ये वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे जिसको बोलते हैं प्री हीटिंग। वेल्डिंग में ये वर्ड हमेशा रिपीट होता है, प्री हीटिंग, और एक होता है पोस्ट हीटिंग, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब समझ लीजिए, प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग क्या होता है। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद, है ना। तो वेल्डिंग करने से पहले जो प्लेट को या तो पाइप को जो पहले हीट किया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री हीटिंग। वेल्डिंग होने के बाद, या तो इसी जॉब को देखिए, ये वेल्डिंग होने के बाद
अगर जॉब को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट हीटिंग। ठीक है, वेल्डिंग से पहले प्री हीटिंग, हीट करते हैं तो प्री हीटिंग हो जाता है। वेल्डिंग के बाद अगर हीट करते हैं, वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसको हीट करते हैं, जिसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट या तो प्री वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक से ये लोग को हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं सॉलिड से जब लिक्विड करते हैं तो मेटल में क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, फिर वो सॉलिड हो जाता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर उसको हीट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ से क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है बाहर। ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रेस है वो कैसे बाहर निकलेगा, वो क्रैक करके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस मतलब डिफेक्ट को बचने के लिए हम लोग प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग करते हैं। या तो कोई ज़्यादा हीट वाला जो मटेरियल होता है, ज़्यादा कंडक्टिविटी वाला मटेरियल होता है, जैसे कॉपर को ओपन वेल्डिंग करने होते हैं। ठीक है, तो उसको कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने के लिए उसको प्री हीटिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसको पोस्ट हीटिंग भी देना होता है। पोस्ट हीटिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है, गैस के द्वारा भी हम लोग दे सकते हैं, भट्टी में उसको गर्म रख करके भी हम लोग उसको पोस्ट हीटिंग देते हैं, है ना। तो ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे। प्री हीटिंग मतलब समझ लीजिए कि वेल्डिंग करने से पहले जो हीट करते हैं प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग मतलब जो वेल्डिंग करने के बाद जो हम लोग उसको हीट करते हैं उसको पोस्ट हीटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये फिर से आ गया हीट अफेक्टेड जोन। देख सकते हैं जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इस टाइप का, ये जो यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग किए हैं, इस जगह में हम लोग वेल्डिंग किए हैं, लेकिन फ्यूज़न जो हुआ है इस जगह में मात्र ऐसे करके हुआ है। ठीक है, इस जगह में मात्र फ्यूज़न हुआ है, लेकिन हीट का जो इफेक्ट है वो यहाँ तक पहुँचा है ना, यहाँ तक पहुँचा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, HAZ, जिसको हम लोग हीट अफेक्टेड जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेम। ठीक है, फ्लेम यूज होगा, फ्लेम वर्ड हमेशा यूज होगा। तो गैस वेल्डिंग की ज्वालाएं जिसको फ्लेम बोलते हैं, गैस वेल्डिंग की फ्लेम जिनमें मुख्य रूप से ऑक्सीएसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को मिला करके जब हम फ्लेम बनाते हैं तो उसको ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, है ना। का उपयोग होता है जो ऑक्सीजन से ईंधन के अनुपात के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम हमेशा 3 भाग में रखा गया उसको। ठीक है, कि ऑक्सीजन का अगर कम कर देंगे तो अलग फ्लेम बन जाएगा, ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा बन जाएगा, ऑक्सीजन को बराबर अमाउंट में रखेंगे तो अलग फ्लेम बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 फ्लेम का रखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्या, कार्बोराइजिंग फ्लेम, दूसरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरा हो गया उदासीन, या तो इसका हिंदी में उदासीन, इंग्लिश में न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, 3 टाइप का फ्लेम बनता है गैस वेल्डिंग में। न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम का हम लोग हीट ट्रीटमेंट देने के लिए, हार्डनिंग करने के लिए, ठीक है, या तो हार्ड फेसिंग करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हम लोग ब्रास को वेल्डिंग करने के लिए या तो ब्रेजिंग प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ हम लोग माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए, कॉपर को वेल्डिंग करने के लिए, एल्युमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे, बस हमेशा याद रखिएगा कि फ्लेम कहने का मतलब माइंड में एक चीज़ छपना चाहिए। हाँ, फ्लेम मतलब क्या होता है, जब हम लोग टॉर्च के द्वारा जब हम लोग जलाते हैं, स्पार्क लाइटर के द्वारा टॉर्च से, तो ये जो जलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, फ्लेम 3 टाइप का होता है। कौन सा वेल्डिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में 3 टाइप का फ्लेम होता है। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम, है ना। नेक्स्ट ये वर्ड हमेशा यूज होते रहता है वेल्डिंग में, डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, वेल्डिंग में हमेशा डिफेक्ट वर्ड यूज होते रहता है। तो वेल्डिंग दोष वेल्डमेंट में, है ना, वेल्डमेंट मतलब ये जो किया हुआ जब रेडी हो जाता है, जैसे अभी जिसके ऊपर वेल्डिंग हम लोग करने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कपीस बोल रहे हैं, जॉब बोल रहे हैं, पेरेंट मेटल बोल रहे हैं। लेकिन जब वेल्डिंग हो गया तब उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेल्डमेंट बोलेंगे, है ना, उसको हम लोग वेल्ड मेटल बोलेंगे या तो वेल्डमेंट बोलेंगे। ठीक है, में असंतुलित होता है। ठीक है, डिफेक्ट क्या होता है, असंतुलित होकर के इसमें आता है जो इसकी अखंडता को प्रभावित करते हैं। मतलब वेल्डिंग के द्वारा, वेल्डिंग का डेफिनेशन क्या होता है, वेल्डिंग क्या है, एक धातु को परमानेंट जोड़ने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है, धातु को, मेटल को परमानेंट ज्वाइंट करने का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर डिफेक्ट आ गया तो क्या हो, परमानेंट नहीं हो सकर के वो टेम्पररी हो सकता है, वो टूट सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको उसका जो अखंडता है, मतलब कभी ना टूटने वाला जो वेल्डिंग के द्वारा जो ज्वाइंट बनता है वो डिफेक्ट की वजह से टूट सकता है। ठीक है, जिन्हें अक्सर दरारें, क्रैक आ सकता है, होल आ सकता है, छिद्र, अशुद्धियाँ, अंडरकट, ठीक है, अंडरकट या सही से नहीं गलेगा कि कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का दोष होता है। ये दोष गलत तकनीक, ये दोष कब होता है, जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कब होता है, किसके वजह से होता है, कि वेल्डिंग का जो गति है,
है ना। वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड हम लोग जो चला रहे होते हैं वो जल्दी में वेल्डिंग कर दिए, जल्दी जल्दी खींच के इलेक्ट्रोड ले आए, या तो टॉर्च को जल्दी जल्दी ले आए, फिलर मेटल सही से नहीं भरे हम लोग, ठीक है। उसकी वजह से होता है या तो आर्क की लंबाई, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आर्क की लंबाई, आर्क मतलब माइंड में चल रहा होगा, तो आर्क का लंबाई ज़्यादा हो गया, है ना, जॉब से ज़्यादा हो गया आर्क लंबाई। यहाँ पे जो आर्क बन रहा है ये जॉब से ज़्यादा हाइट पे हो गया, तो आर्क इधर भाग जाएगा, आर्क इधर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सही वेल्डिंग नहीं होगा। तो उसकी वजह से, है ना, या तो गलत मापदंड कहने का मतलब करंट सही से हम लोग नहीं कर पाए, वोल्टेज सही से नहीं सेट कर पाए, टैकिंग सही से नहीं कर पाए, है ना, उसकी वजह से, या धातु कर्म संबंधित समस्याओं के कारण उत्पन्न होता है ना। धातु कर्म कहने का मतलब कि कोई मेटल है जो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम है ना, उसके ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं और उसको ज़्यादा हीट दे दिए, तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा, उसमें बर्न थ्रो होने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ की वजह से डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट कहने का मतलब वेल्डिंग में खराबी आता है ना, वेल्डिंग में खराबी आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे अंडरफील्ड मतलब सही से वेल्डिंग फिलअप नहीं हुआ है ना, अंदर तक रह गया है। अंडरकट मतलब जो किनारा है दोनों क्या हो गया, कट गया है दोनों किनारे, उसको अंडरकट बोलते हैं। पुअर पेनिट्रेशन मतलब यहाँ पे नीचे तक अंदर, इसको यहाँ तक आना चाहिए था, जो अंदर तक नहीं आया उसको पेनिट्रेशन मतलब अंदर तक जाना, ठीक है, तो सही से नहीं हुआ है। लैक ऑफ फ्यूजन मतलब इसको इस टाइप का होना चाहिए था, पूरा फ्यूजन होना चाहिए था, है ना, इस टाइप का होना चाहिए था, यहाँ पे फ्यूजन तो पूरा नहीं हो पाया। स्पैटर्स मतलब जब वेल्डिंग करते हैं तो बीड के आसपास में इधर छोटा छोटा क्या दाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी एक डिफेक्ट है। पोरोसिटी मतलब जॉब में छोटा छोटा, जब वेल्डिंग बीड होता है उसमें छोटा छोटा होल हो जाता है, इसको पोरोसिटी बोलते हैं। ओवरलैप मतलब जॉब के ऊपर में ज़्यादा वेल्डिंग हो जाता है, ज़्यादा वेल्डिंग फैल जाता है, उसको ओवरलैप बोलते हैं ना। इंक्लूजन मतलब स्लैग, जब आर्क वेल्डिंग में क्या होता है SMAW प्रोसेस में कि इलेक्ट्रोड का जो फ्लक्स होता है जब वो मेल्ट होता है तो वो उसी में गल जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होगा वैसे वो हल्का होकर के ऊपर की तरफ एक अपना लेयर बना लेता है। तो जब उसको बिना हटाए फिर से उसके ऊपर हम लोग एक राउंड कर वेल्डिंग करते हैं, या तो सही करंट नहीं सही से नहीं गल पाता है, करंट कम रहता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्लैग अंदर चला जाता है, तो अंदर फंस जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्लैग इंक्लूजन, है ना। स्लैग इंक्लूजन जिसको हम लोग एक वेल्डिंग दोष के नाम से जानते हैं। एक्सेस रीइंफोर्समेंट मतलब ज़्यादा ऊपर उठ गया, यहाँ पे देख रहे हो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। वेल्डिंग का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वेल्डिंग को एक जॉब को इसको मेजरिंग करने के लिए गेज आता है, गेज के द्वारा अगर हम इसको मेजरमेंट करेंगे, अगर वो गेज के द्वारा नहीं हो रहा है तो वेल्डिंग के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा उठा हुआ दिख रहा है जॉब से, तो ये भी एक वेल्डिंग का डिफेक्ट है। क्रैक दिख रहा है, वेल्डिंग में क्रैक देखने को मिलता है, ठीक है। जॉब में भी हो सकता है, जहाँ पे वेल्डिंग की है वेल्ड मेटल में भी हो सकता है, या तो जॉब में भी क्रैक हो सकता है, ये भी एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। बर्न थ्रो मतलब क्या होता है, गल करके नीचे की तरफ बह जाता है, जो वेल्ड इलेक्ट्रोड का जो मोल्टेन मेटल जो होता है वो अंदर की तरफ बह जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो वेल्डिंग का डिफेक्ट है, ठीक है। डिफेक्ट क्यों आता है, सही से करंट ना सेट कर पाना, सही से वोल्टेज ना सेट कर पाना, ठीक है, या तो सही से जो आर्क जो लंबाई है उसको नहीं कर पाते हैं हम लोग, मेंटेन नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो ये सब की वजह से हम लोग ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, है ना। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल कहने का मतलब जो डिफेक्ट बाहर से दिखता है, जो डिफेक्ट बाहर से जो दिखता है उसको हम लोग एक्सटर्नल डिफेक्ट बोलते हैं। जो डिफेक्ट इंटरनल जो होता है, जो अंदर से होता है, जिसको हम लोग स्पेशल टेस्ट के द्वारा हम लोग जानने का कोशिश करते हैं डिफेक्ट को, जिसको कुछ टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम लोग पता करते हैं, क्योंकि अंदर तो हम लोग नहीं देख पाएंगे मेटल में, तो मेटल में अंदर देखने के लिए एक्सरे के द्वारा, है ना, एक्सरे टेस्ट करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं, डीपी टेस्ट करते हैं, ठीक है, डायपेनेट्रेशन टेस्ट होता है उसको करते हैं। बाकी विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा ये जो बाहर का जो चीज़ दिखता है वो दिख जाता है ना। टेस्ट दो टाइप का होता है, एक विजुअल इंस्पेक्शन होता है और एक DT NDT, मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं, इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो जो चीज़ बाहर से दिख रहा है, जो डिफेक्ट जो वेल्डिंग है उसको हम लोग बाहर से अगर कर पा रहे हैं, विजुअल कर पा रहे हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल डिफेक्ट में बोलेंगे, मतलब बाहर का दोष। और इंटरनल डिफेक्ट मतलब जो अंदर है, जो नहीं देख पाते हम अपना खुला आँख से, नंगी आँख से, उसको इंटरनल डिफेक्ट बोला जाता है ना। नेक्स्ट एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग टेस्ट, है ना। जैसे अभी वेल्डिंग डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट को कैसे पता करेंगे, कुछ वेल्डिंग में टेस्ट किया जाता है, तो उसके द्वारा हम लोग डिफेक्ट पता चलता है। जैसे किसी इंसान का पेट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे पता करते हैं, एक्सरे करके, है ना, एक्सरे करके पता करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके पता करते हैं, क्योंकि अंदर तो दिख नहीं रहा है। तो सेम वैसे ही वेल्डिंग जब होता है, तो जॉब के अंदर अगर वेल्डिंग हो गया तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है उसको पता करने के लिए हम लोग वेल्डिंग टेस्ट करते हैं। तो वेल्डिंग टेस्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना, जिसको वेल्डिंग परीक्षण के नाम से जानते हैं। वेल्ड जोड़ों की अखंडता और
वेल्ड जोड़ों की अखंडता मतलब ना टूटने वाला और गुणवत्ता को सत्यापित करते हैं, मतलब वेल्डिंग जो है वो मजबूत है कि नहीं है ना, वो टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा या तो लॉन्ग लाइफ चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, उसको सत्यापित करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए वेल्डिंग टेस्ट होता है ना। और यह सुनिश्चित करते हैं कि गैर विनाशकारी, ये कैसे हम लोग यूज कर पाते हैं, गैर विनाशकारी टेस्ट एक होता है जिसको एनडीटी बोलते हैं, या विनाशकारी टेस्ट जिसको हम लोग डीटी बोलते हैं ना। डीटी कहने का मतलब कि डीटी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ के, मतलब ये जो जॉब रखा हुआ है यहाँ पे, जो जॉइंट है, एक प्लेट रखा हुआ है, इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है उसको, है ना, इसको दबा रहा है। तो दबाने के बाद जब तक ये नहीं टूटेगा, ठीक है, या तो इसको इसका जो क्राइटेरिया होता है वो उतना तक दबाएगा जितना इसका जॉब को सहने का कैपेसिटी होता है। अगर उतना से पहले अगर ये टूट गया तो ये डिफेक्ट है ना, मतलब इसमें डीटी में तोड़ के देखा जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब होता है, ठीक है, दो टाइप का टेस्ट होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसमें जॉब को तोड़ करके देखा जाता है, और एक होता है एनडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीटी। एनडीटी का मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, है ना, मतलब जिसको बिना तोड़ के देखा जाता है। बिना तोड़ के कहने का मतलब उसको अंदर से हम लोग एक्सरे करके देख सकते हैं, उसको रेडियोग्राफिक के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग स्प्रे करके जो टाइप पेनिट्रेशन टेस्ट या तो लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है या तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं, है ना। अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, उसके द्वारा के माध्यम से सुरक्षा और संरचनात्मक मकानों के पूरा करते हैं। मुख्य तकनीकों में दृश्य, रेडियोग्राफिक, एक्सरे, अल्ट्रासोनिक और चुंबकीय कण परीक्षण शामिल है ना। विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग कर सकते हैं, या तो तोड़ के भी देख सकते हैं, या तो एक्सरे करके देख सकते हैं, है ना। रेडियोग्राफिक के द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं क्रैक वगैरह है कि नहीं है अंदर में, है ना। अल्ट्रासोनिक के द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं अंदर में स्लैग फंसा हुआ है या तो क्रैक है कि नहीं, उसके बारे में। साथ ही शक्ति और तन्यता आकलन करने के लिए किया जाता है ना, मतलब जॉब का जो वेल्डिंग जो हम लोग किए हैं, जैसे मान के चलिए ये जो एमएस का जो प्लेट है, 1 नंबर प्लेट, 2 नंबर प्लेट, तो जब हम लोग बीच में जब हम लोग वेल्डिंग किए तो सेम इसका ये दोनों का प्लेट का जो स्ट्रेंथ है सेम ये वेल्डिंग में है कि नहीं है। वेल्डिंग में जो हम लोग जो वेल्डिंग के एमएस इलेक्ट्रोड के द्वारा जो वेल्डिंग किए हैं, तो सेम स्ट्रेंथ ये प्लेट की जितना स्ट्रेंथ वेल्डिंग में है कि नहीं है, उसको भी चेक हो जाता है किसके द्वारा, वेल्डिंग टेस्ट के द्वारा। ताकि अभी देख पा रहे होंगे कि वेल्डिंग के द्वारा बना हुआ जो कंपोनेंट होता है, जो भी बड़ा बड़ा मशीन होता है, जो भी बड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है, वो हेवी लोड कैरी करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, वो सब में ये सब टेस्ट पास करके जॉब को, एक वेल्डर को, है ना, अगर वो ये सब टेस्ट पास किया है तो उसका मारा हुआ वेल्डिंग जो होगा, उसका जो किया हुआ वेल्डिंग रहेगा वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो हमेशा स्ट्रेंथ वाला रहेगा, मजबूत वाला रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये टेस्ट कराया जाता है एक वेल्डर को भी, है ना, वेल्डर को भी टेस्ट कराया जाता है और जॉब को भी टेस्ट कराया जाता है, ताकि कभी भी कुछ नुकसान ना हो, कुछ क्षति ना हो एक वेल्डिंग से बना हुआ कुछ इमारत में, या तो एक वेल्डर के द्वारा, है ना। बेंड किया जाता है, तन्यता टेस्ट मतलब टेंसाइल, उसको खींच करके देखा जाता है जॉब को। प्रभाव परीक्षण जैसे यांत्रिक परीक्षण भी शामिल होते हैं ना। तो ये जो टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे, ये देखने का मेन मकसद यही था कि 1 साल होते होते वेल्डर को, या तो जो वेल्डर है उसका डेली लाइफ, है ना, डेली लाइफ में हमेशा ये वर्ड हमेशा यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो वर्ड के बारे में जानना जरूरी होता है कि जैसे आर्क लेंथ बोल दिया तो आर्क लेंथ किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानना होता है। तो ये वेल्डिंग का शब्दकोश था, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा शब्दकोश है जिसको हम लोग वेल्डिंग अलग अलग टॉपिक में भी कवर होते जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेन शब्दकोश थे जिसको डेली यूज होगा, रिपीट होगा, ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी था, ठीक है। माइंड में चलेगा कि आर्क लेंथ किसको बोलते हैं, आर्क लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, जॉइंट किसको बोलते हैं, वेल्ड किसको बोलते हैं, पोजीशन किसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ हमेशा माइंड में चलना चाहिए, उसी के ऊपर था। तो किसी भी टाइप का अगर इस टॉपिक में, इस लेसन में अगर दिक्कत है, नहीं समझ में आया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।